Hello everyone. So let's start and finish this question paper that is of 24th January 2023. So now starting from question number 82, a 45-year-old man developed constructing gastrointestinal pain that occurs during walk at the distance of 200 meter. Means when he walks 200 meter, then he started pain in his chest. Objectively, heart rate is 80 beats per minute. Blood pressure is 160 by 90 mm mercury, which is extend like hypertension is there. During cardiopulmonary exercise test at 50 watt, there is a depression of ST segment by 3 mm below the isoline in V3 V4. Means ST segment depression is there. It can be when there is ST segment depression is there, then it is a pericarditis or angina pectoris will be there. So here how we can identify that which stage it is, which functional class it will be. So whenever it is he covers distance of 200 मीटर, ठीक है. तो 150 से 200 मीटर जब कभी भी डिस्टेंस आएगा तो उसको हम बोलते हैं स्टेज क्लास 3, उसको बोलते हैं हम क्लास 3. और जब भी कभी 700 या 800 मीटर का डिस्टेंस होगा तो वो क्लास 2 हो जाएगी, ठीक है. और फर्स्ट वाले में तो नॉर्मल है, कोई फिजिकल एक्सर्शन पे ही उसको पेन होगा, बाकी कोई पेन वगैरह चेस्ट में पेन नहीं होगा. लेकिन अगर 150 से 200 मीटर चलने पे उसको पेन स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो क्लास 3 है. तो इसमें क्लास 3 आंसर यहाँ पे है. तो ये एक्सर्शनल एंजाइना पेक्टोरिस फंक्शनल क्लास 3 हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि 43-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ फेशियल एडिमा, उसके फेस में एडिमा है, डिस्निया है, डिफिकल्ट स्वेलोइंग है, दैट अपीयर्ड 3 आवर्स आफ्टर ही वॉज स्टंग बाय एन इंसेक्ट. जैसे ही वो किसी इंसेक्ट ने स्टंग किया उसके बाद उसके फेस में एडिमा हो गया, डिस्निया हो गया, स्वेलिंग हो गई. द स्किन ऑफ हिज आईलिड्स, चिक्स एंड लिप्स इज एक्यूटली हाइपरेमिक एंड एडिमेटस हो गई, ठीक है. वट मेडिसिन, तो इसके एंजियोन्यूरेटिक एडिमा हो गया, ठीक है. जब एंजियोन्यूरेटिक एडिमा डेवलप हो जाता है तो उसमें हम ट्रीटमेंट के लिए देते हैं ग्लूकोस्टीरोइड्स. लेकिन अगर मल्टीपल बी स्टिंग होती ना, कि मल्टीपल बी स्टिंग्स हुआ है, तो मल्टीपल बी स्टिंग्स में हम देते इसको एनाफाइलैक्टिक शॉक लग जाता तो हम इसको एपिनेफ्रिन वगैरह देते, एड्रेनालिन वगैरह देते. लेकिन यहाँ पे उसके एंजियोन्यूरेटिक एडिमा हुआ है, ठीक है, तो हम ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे उसके ट्रीटमेंट में. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, उसकी कंप्लेन है कि उसके खांसी है, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशंस है, मतलब कि खून, खांसी में कफ में खून आ रहा है, ठीक है. परसिस्टेंट फीवर है, लगातार फीवर है, और पैरों में अडीमा है, और जो जुगलर वेन है वो उसकी डिस्टेंडेड हो रखी है. तो मान लो सपोज ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे जुगलर वेन डिस्टेंडेड कब होगी, डिस्टेंड तब होगी जब हार्ट से आगे ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होगा, पीछे यहाँ पे ब्लड ज़्यादा होगा, तभी तो ये एक्सटेंड करेगी जुगलर वेन. तो देर इज़ अ कोर्स पेनसिस्टोलिक मर्मर डिटेक्टेड अबाउट द बेस ऑफ द जीफोइड प्रोसेस एंड इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्लोज टू द एज टू द स्टर्नम. हार्ट साउंड्स क्लियर है, एरिथमिया डिटेक्टेड है, हार्ट रेट इतना है, पल्स ब्लड प्रेशर इतना है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो कि वो ड्रग एडिक्टेड था. तो ड्रग एडिक्टेड था मतलब कोई ड्रग वगैरह लेता था वो, उसकी वजह से उसको ब्लडी एक्सपेक्टोरेशंस वगैरह हुई थी. तो इसका मतलब कि मतलब जब उसने कोई ड्रग ली तो क्या पता जैसे वो इंजेक्शन लगाता था तो कोई बैक्टीरिया वगैरह हुआ होगा, तो उसकी वजह से उसके एंडोकार्डाइटिस हो गया होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आफ्टर HIV और ड्रग एडिक्टेड पर्सन, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है पेनक्रियाज की दिक्कत हुई होगी क्योंकि इसमें कोप्रोलॉजिकल एनालिसिस किया गया था जिसमें कि ये जो ब्लड प्रोटीन है वो इतनी है, एल्बुमिन इतना है, ल्यूकोसाइड्स इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है. हीमोग्लोबिन कम है, ठीक है, ESR बढ़ा हुआ है, और ब्लड में कोई ब्लड ट्रेसिस नहीं है. 5 बार वो डायरिया उसके है, वो दिन में 5 बार जाता है फ्रेश होने, ठीक है. तो जब ऐसी कोई हिस्ट्री है तो हम उसमें देखते हैं कि उसके क्या नहीं हो रहा भाई, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है. अब देखो इसके अब्डोमिनल डिस्टेंशन भी है, लॉस ऑफ बॉडी वेट भी है. तो लॉस ऑफ बॉडी वेट या तो कैंसर में हो सकता है, तो यहाँ पे कोई कैंसर का ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे उसमें बताया क्या है, तो यहाँ पे पैनक्रियाज की दिक्कत है. किसकी दिक्कत है, पैनक्रियाज. और पैनक्रियाज की जब दिक्कत होती है तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसमें स्टिएटोरिया और क्रिएटोरिया आता है, फैटी फीसिस आता है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम स्टिएटोरिया और क्रिएटोरिया, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है 86 में जो है फोलिक एसिड्स वो ले रहा है, ठीक है. तो फोलिक एसिड प्रेग्नेंट फीमेल को हम फोलिक एसिड क्यों देते हैं, फोलिक एसिड क्या करता है, फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है कि न्यूरल ट्यूब में कोई डिफेक्ट ना डेवलप हो, मतलब क्लोज अच्छे से हो जाए. तो फोलिक एसिड अच्छे से क्लोज करवाता है. अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उसके नॉन क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब हो जाता है. न्यूरल ट्यूब जो है वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पाती और उसके प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि वो हो जाता है
न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब इन द फीटस, ठीक है। फोलिक एसिड हेल्प करता है। अब उसके बाद है 87वां क्वेश्चन। इसमें सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने जैसे ही बताया था तुम्हें, अगर सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, क्योंकि वो बंदा डिप्रेशन में है। तो जब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है ना, तभी वो सुसाइड की सोचता है, तो डिप्रेशन वाले को एंटी डिप्रेसेंट देंगे और इसी पर्सन को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ठीक है। अब आगे एंटी कन्वर्जेंट तो तब देते हैं जब उसके मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं, एपिलेप्सी वगैरह आ रही होती है तब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन लूप इज डार्क ब्लू। जब लूप स्मॉल इंटेस्टाइन का लूप कोई डार्क ब्लू है, मतलब वहाँ पे उसके ब्लड फ्लो नहीं पहुँचा है, ब्लड नहीं गया है वहाँ पे, ठीक है। इस्चेमिया हो रखा है ब्लड का वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि ब्लड क्यों नहीं गया होगा, या तो उस ब्लड वेसल्स में पर्टिकुलर वहाँ पे कोई थ्रोम्बस आ गया होगा, जिसकी वजह से उसके आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाया होगा। तो इसका आ जाएगा कि मिजेंट्रिक वेसल्स, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को मिजेंट्रिक वेसल्स सप्लाई करती हैं। तो मिजेंट्रिक वेसल्स में क्या है, थ्रोम्बोसिस हो गया है, इस वजह से उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन लूप है वो डार्क ब्लू कलर का है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि उसके सेकेंड डे स्किन रैशेस अपीयर्ड, बोथ सेपरेट वेसिकल्स एंड क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स लोकेटेड ओवर द रिब केज। तो आप एक क्वेश्चन की याद रखो, हर्पीज जूस्टर कैसे, कहाँ पे डेवलप होता है, ये चेस्ट पे होता है, एब्डोमिनल चेस्ट पे, और रिब्स के ऊपर ऐसे में यहाँ पे वेसिकल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लस्टर ऑफ वेसिकल्स ओवर द रिब केज के डेवलप हो जाते हैं, तो उस वाले कंडीशन को बोलते हैं हर्पीज जूस्टर, मतलब कंजेनाइटल हर्पीज इन्फेक्शन, ठीक है। ये वेसिकुलोपुस्टुलोसिस से अलग है, क्योंकि वेसिकुलोपुस्टुलोसिस में वेसिकल्स फिल्ड विद पस होते हैं, और वो जो है स्कैल्प पे भी हो सकते हैं या फिर क्लाविकुलर एरिया में हो सकते हैं, लेकिन जो अब्डोमेन पे क्लस्टर्स मिलते हैं वेसिकल्स के रिब केज पे, और वो होते हैं कंजेनाइटल हर्पीज जूस्टर इन्फेक्शन के, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है ईसीजी नॉर्मल दी हुई है, ठीक है, लास्ट लाइन से कोई वो नहीं मिला उससे। व्हाट एडवाइस अबाउट हर डाइट, तो डाइट की एडवाइस देनी है। अब थोड़ा और ऊपर क्वेश्चन पढ़ो, वुमेन की है वो एक्टिव लाइफस्टाइल है, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल इतना है, जो कि नॉर्मल 208 होता है, ठीक है। हाई डेंसिटी मतलब HDL उसका है वो 70 है, मतलब कि HDL बढ़िया है यार उसके। तो HDL हम यही तो कोशिश करते हैं कि पर्सन में जो है HDL अच्छी अमाउंट में और LDL कम हो, ठीक है। तो इस फीमेल में HDL बढ़ा हुआ है और LDL कम है, ठीक है। इसका मतलब कि इसको डाइट में कोई स्पेसिफिक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये वुमेन एब्सोल्युटली हेल्दी है और इसका लाइफस्टाइल भी बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें नो चेंजेस इन द डाइट करेंगे हम, ठीक है, कोई भी चेंज हम डाइट में नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है मल्टी ग्रेविडा ऑन 38th वीक ऑफ हर प्रेगनेंसी कंप्लेन ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसका ब्लड प्रेशर कितना इंक्रीज कर दिया, 140 से 90। तो प्लीज़ रिमेंबर, क्रॉक में 2 ही क्वेश्चन आए हैं, एक में ब्लड प्रेशर 140/90 होता है और एक में 160/समथिंग होता है। तो जब 140 होता है तो उसको हम माइल्ड प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। प्री एक्लेम्सिया क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर हाई है जब फीमेल प्रेग्नेंट है। अगर प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पे देखो, प्री एक्लेम्सिया अगर 140 के अराउंड में रेंज है तो माइल्ड होगा, और 160 की रेंज में है तो हम उसको बोलते हैं मॉडरेट प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं पूरे क्रॉक के पेपर में प्रीवियस ईयर में, एक में 140 टेम्परेचर है, एक में 160 है। तो 140 वाला माइल्ड है और 160 वाला मॉडरेट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है 3rd डे आफ्टर द नॉर्मल टर्म लेबर, मतलब नॉर्मल डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद 3rd डे है। इन्फेंट जो है रूम में घूम रहा है, विद द मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग पे अच्छे से है, मदर की कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री है, टेम्परेचर इतना है, हार्ट रेट इतना है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या है, सॉफ्ट है, पेनलेस है, लैक्टेशन भी मॉडरेट है, अनरिस्ट्रिक्टेड मिल्क फ्लो है, मतलब कि मिल्क फ्लो जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लैक्टोस्टेसिस वगैरह कुछ भी नहीं है, यूट्रस डेंस है, यूट्रस फंडस जो है 3 फिंगर्स नीचे लोकेटेड है नेवल से, और लोकिया जो है सैंग्यूनोसीरस है, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन होता है। ये क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन। याद करो कि कुछ दिन 2 से 3 दिन तक जो है जो डिस्चार्ज है वो ब्लडी होता है, उसके बाद वाइट डिस्चार्ज आता है 3 से 7 दिन तक, उसके बाद वाइट डिस्चार्ज आता है और उसके बाद नॉर्मल डिस्चार्ज आने लग जाता है फीमेल की बॉडी से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है सैंग्यूनोसीरस डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब कि वो फीमेल बिल्कुल नॉर्मल है 3rd डे, तो फिजियोलॉजिकल इन्वोल्यूशन हुआ ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो,
अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब देखो ऑप्शन में मैंने पहले पढ़े तो इसमें एक इसोफेगियल कैंसर दिया हुआ है, एक एक्लेजिया दिया हुआ है। तो मुझे पता है मैंने इतने क्वेश्चंस लगाए हैं, या तो कैंसर होगा या एक्लेजिया आंसर होगा, क्योंकि इसोफेगस की क्वेश्चन में बात की गई है। लास्ट लाइन पढ़ के देखा। अब देखो कैंसर कब होता है, जब वेट लॉस मिले, ठीक है, वेट लॉस मिले। और एक्लेजिया कब होगा, जब वेट लॉस की कोई या फिर वेट पिलो साइन दिया हो। जब वेट पिलो साइन दिया हो तो उसका आंसर क्या होता है, इसोफेगियल एक्लेजिया। उस क्वेश्चन का आंसर क्या मारते हो आप, इसोफेगियल एक्लेजिया, अगर वेट पिलो का साइन दिया हो क्वेश्चन में। और इसोफेगियल कैंसर में क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों के खिलाफ जो है वो दिक्कत होती है खाना अब्जॉर्ब करने में, मोस्टली जो है सॉलिड फूड के खिलाफ, ठीक है। और इसोफेगियल एक्लेजिया में जो है लिक्विड के खिलाफ दिक्कत होती है अब्जॉर्ब करने में। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्लेन हो रही है सॉलिड और लिक्विड दोनों की, ठीक है। आफ्टर हॉट बिवरेजेस इंटेंस पेन होता है उसके, एस्फेजिया अटैक्स है जो रात को ऑब्जर्व हो रहा है, कोई वेट लॉस नहीं है, ही हैज़ नो वेट लॉस। तो इसी लाइन से यहाँ पे हट गया कि इसका कैंसर तो आंसर होगा ही नहीं। तो अब वेट लॉस नहीं है उसके, चेंजेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई नहीं है, लेकिन इसोफेगस डायलेटेड है और एयर फ्लूइड लेवल है उसके अंदर, मतलब कि इसोफेगस डायलेटेड है और उसमें पानी भरा हुआ है और खाना भी वगैरह भी है, ठीक है, जो हमने खाया है। तो ये हो गया इसोफेगियल एक्लेजिया। ये क्या हो गया, इसोफेगियल एक्लेजिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। इसका क्या है, अक्यूट टॉन्सिलाइटिस है भाई, उसके पहले ही अक्यूट टॉन्सिलाइटिस है, मतलब इसके रूमेटिज्म हो सकता है। क्योंकि रूमेटिज्म कब आंसर होता है, जब रूमेटिज्म में क्या है, पहले इन्फेक्शन होता है बच्चे के, उसके बाद इन हार्ट की कंडीशन आ जाती है, जॉइंट्स पेन होने लग जाता है, ठीक है। अब देखो और भी इसमें सिचुएशन मिलती है। विजिबल सर्कल शेप्ड पेल पिंक स्पॉट्स हैं उसके ट्रंक पे, ठीक है। और उसके वीकेंड है, सॉफ्ट सिस्टोलिक नॉइज़ आ रहा है और एपेक्स के ऊपर, ठीक है। पेन हो रहा है नी में और एंकल जॉइंट्स में, और टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये रूमेटिज्म होगा। इसका आंसर देख लो यहाँ पे है भाई ये रहा, अक्यूट रूमेटिक फीवर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको हिस्ट्री मिलेगी जॉइंट्स के, और जॉइंट्स में पेन होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है उसमें, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा में क्रेस्ट सिंड्रोम मिलता है, जिसमें कि क्रेस्ट सिंड्रोम मिलता है, ठीक है। और रिएक्टिव अर्थराइटिस में जो है 3 कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है। रिएक्टिव अर्थराइटिस में 3 कंडीशन होती है, आई की इन्वॉल्वमेंट होती है, जॉइंट्स की होती है और यूरिन की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, तब रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रूमेटिक फीवर। अगला क्वेश्चन, पैक्टिन किस में सबसे ज़्यादा मिलता है, पैक्टिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो पीपल लिविंग इन अ रेडिएशन कंटेमिनेटेड एरिया, वो रेडिएशन कंटेमिनेटेड एरिया में रहता है, आर रिकमेंडेड टू इंक्लूड पैक्टिन इन देयर डाइट। तो पैक्टिन रिकमेंड किया है कि भाई तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैक्टिन खाना है। पैक्टिन किस में होता है, पैक्टिन होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि उसके पल्मोनरी टीबी थी चाइल्डहुड में। तो भाई अब चाइल्डहुड में थी तो आगे होके भी तो हो सकती है कि भाई वो लेटेंट फेज में थी, अब वो अपीयर हो रही है, और फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन दिख रहे हैं उसके किडनी में, ठीक है। तो ये हो गया नेफ्रोट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि किडनी में टीबी, जब किडनी में टीबी होती है तो वो उसमें जो है कैल्सिफिकेशंस दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रोट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। याद रखना इसके बचपन में टीबी थी और अब इसकी किडनी में कैल्सिफिकेशंस दिख रहे हैं। अगर सिंपल ऐसे बोलते हैं ना कि कैल्सिफिकेशन किडनी में, तो स्टोन भी हो सकता है, ठीक है, कैलकुलस भी हो सकता है, बट यहाँ पे उसके बचपन में टीबी थी तो अब भी टीबी है, क्योंकि लेटेंट फेज में टीबी चली गई होगी और अब टीबी अपीयर हो रही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रोट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ 4 मंथ ओल्ड चाइल्ड विद मेनिंजोकोक्सीमिया, इसके मेनिंजोकोक्सीमिया था, और मेनिंजोकोक्सीमिया के 2 कॉम्प्लिकेशन थे। एक कॉम्प्लिकेशन था अक्यूट एड्रिनल इंसफिशिएंसी, ठीक है, और दूसरा था TSS, दैट इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया होगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, मतलब उसका ब्लड प्रेशर शॉक में है, जी बिल्कुल देख सकते हो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिल्कुल 30 है, जबकि नॉर्मल 120/80 होता है। तो यहाँ पे 30/0 है, मतलब पेशेंट जो है शॉक में है, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम लगा होगा इसके। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला है व्हाट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोलिंग मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट, सबसे पहले क्या देंगे। तो इसमें याद रखना इसके टाइप 2 डायबिटीज़ में लाइटस है, ठीक है, और अभी तक वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पे चल रहा था, लेकिन अब उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी क्योंकि उससे उसकी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। देखो ये कंट्रोल में नहीं आ रही थी, 7.8 से 8.6 कुछ थी। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले जो मेडिसिन हम देंगे, इसमें बोला फर्स्ट मेडिसिन, इसमें ये नहीं कहा है कि पहले ही उसको कुछ मेडिसिन दे रहे हैं तो अब उसको करेक्शन के लिए क्या दोगे, तो इंसुलिन देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, बट यहाँ पे सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस करनी है मेडिसिन, तो सबसे पहले हम उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे मेटफॉर्मिन वगैरह से। अगर तब रेगुलेट नहीं हो उसके बाद हम इंसुलिन पे जाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेटफॉर्मिन लेंगे, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये, अ 28-year-old प्रेग्नेंट वुमेन वॉज लोकलाइज हॉस्पिटलाइज्ड इनटू द इन पेशेंट डिपार्टमेंट, डायग्नोसिस है प्रेगनेंसी थर्ड है उसकी, 7 से 8 हफ्ते हो गए हैं गेस्टेशन के, रूमेटिज्म है, इनएक्टिव फेज है, 3rd डिग्री माइटल स्टेनोसिस है। तो इसका मैनेजमेंट प्लान क्या होगा भाई? देखो प्रेग्नेंट थी और उसके ये हो गया, रूमेटिज्म हो गया, रूमेटिक फीवर हो गया और उसके माइटल स्टेनोसिस हो गया, मतलब कि वुमेन की कंडीशन क्रिटिकल हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम मेडिकल टर्मिनेशन करवाते हैं प्रेगनेंसी का। तो इसमें हम क्या करेंगे? मेडिकली इंडिकेटेड टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। MTP करने की सलाह देते हैं हम फीमेल्स को, ठीक है, क्योंकि 10 वीक्स तक क्या कर सकते हैं? MTP कर सकते हैं, 20th वीक्स तक कर सकते हैं। अब तो 24 वीक्स तक भी हो गई है उन केसेस में जब फीमेल जो है, जब फीमेल के या तो कोई अनोमली डिटेक्ट हो जाए, ठीक है, तब। अब है अगला क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखो जब भी क्वेश्चन में क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ा मिले, तो अगर ब्लड क्रिएटिनिन क्या है, मैंने क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज नहीं कहा है, उसमें मसल बायोप्सी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा है ब्लड में क्रिएटिनिन इंक्रीज मिले तो हम हमेशा पेशेंट को क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है या ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जब भी ब्लड क्रिएटिनिन बढ़ा मिले तो हम क्या कर देते हैं? हीमोडायलिसिस। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो हीमोडायलिसिस कहाँ है? यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर इनटू द हीमोडायलिसिस यूनिट, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड क्रिएटिनिन 850 माइक्रोमोल पर लीटर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखो 101, इसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स क्या है? हाई है। तो प्रोलैक्टिन लेवल हाई है मतलब हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, ठीक है भाई। क्यों? वट एडिशनल एग्जामिनेशन, तो ये क्यों हुआ, मतलब क्या एग्जामिन करके हम पता लगा सकते हैं ये क्यों हुआ? तो भाई हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया मतलब पिट्यूटरी के वहाँ से आया होगा कहीं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या करेंगे हम? MRI करेंगे ब्रेन का। हम MRI करेंगे किसका? ब्रेन का, ताकि पिट्यूटरी इनलार्ज्ड है या नहीं है ये सब हमें पता चल सके। तो MRI करेंगे हम ब्रेन का। उसके बाद 102 क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है? 38-year-old वुमेन कंप्लेन करी है वीकनेस का, स्लीपलेसनेस, पेन इन द जॉइंट्स है, वेट गेन है, डिस्पाइट लो एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन है। शी प्रेजेंट्स विद ड्राई एंड थिक एंड स्किन, पफी एंड एमिक फेस, नैरोड पाल्पेबर फिशर है, थिक टंग है, डीप होर्स वॉइस है, हर हर्ट साउंड्स आर वीक है, पल्स इतनी है, लो लेवल ऑफ फ्री T4 आर ऑब्जर्व। तो देख T4 लेवल क्या है? कम है, ठीक है, और उसके सारे फीचर्स किसके हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म के। सारे किसके फीचर हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयड के लिए आप याद रखो कि एक मोटा आदमी, ठीक है, हाइपोथायरॉयड में कैसा आदमी हो जाता है? मोटा। और हाइपरथायरॉयडिज्म में कैसा हो जाता है? हाइपर में पतला, ठीक है। तो अब इसमें देखो उसके पेन हो रहा है जॉइंट्स में, वेट गेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पफी फेस है उसका, मतलब वो मोटा हो रहा है, मतलब वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे? थायरोक्सिन देंगे। हम क्या देंगे? थायरोक्सिन। और हाइपर के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? हम हाइपर के मिराकाजोलिल देते हैं, मिराकाजोलिल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था हाइपोथायरॉयड के ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब फीमेल है, 34 वीक्स के गेस्टेशन पे पहुंच चुकी है, उसकी डॉप्लरोमेट्री चेक की है, डॉप्लरोमेट्री चेक की है कि बच्चे का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल है या नहीं है। क्यों? कई बार क्या होता है कि जब सिस्टोलिक उसका ब्लड प्रेशर ऐसे आता है, ठीक है, बच्चे का ऐसे आता है, मतलब इसमें ही रहता है, इस लाइन से नीचे नहीं आता। जैसे ही नीचे चला जाता है ना, हम उसको बोलते हैं रिवर्स हो गया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये कंडीशन आती है ना रिवर्स की डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, तो हम वहाँ पे इमीडिएट सी सेक्शन करना होता है। तो अब क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उसके रिवर्स डायस्टोलिक कंपोनेंट आ रहा है, मतलब कि बच्चा बहुत डिस्ट्रेस में चला गया, उसका ब्लड प्रेशर स्ट्राइक शॉक में जाने वाला है। तो इससे पहले वो बच्चा डाई करे, इससे पहले हमें उसका बाहर निकाल लेना है, मतलब सी सेक्शन कर दो अर्जेंट, ठीक है। तो रिवर्स डायस्टोलिक कंपोनेंट में हम क्या कर देते हैं? अर्जेंट सी सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसकी लास्ट लाइन पढ़ी मैंने, BMI। ओ भाई कितना ज़्यादा BMI है इसका, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा BMI है, मतलब बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन है, ठीक है। हाइट 162 सेंटीमीटर है, बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका पूरा ब्रिटल एग्जामिनेशन में क्या आ रहा है? मून फेस सिंड्रोम आ रहा है, ब्रिटल हेयर आ रहे हैं, हिर्सुटिज्म आ रहे हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं एब्डोमेन पे। तो ये सब क्या है? ये सब डिस्प्लास्टिक है, ये सब किस चीज़ के सिंड्रोम है? डिस्प्लास्टिक ओबेसिटी है, ठीक है उसका, क्योंकि कहीं कहीं मोटा मोटा शरीर हो रखा है, डिस्प्लास्टिक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी मैंने लास्ट लाइन पढ़ी,
कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन की पहले तुम ऑप्शन देख लो, ठीक है, थायराइड के आंसर के बाद थायराइड के बारे में बताना है, फिर उससे ऊपर की फर्स्ट 2 लाइन, लास्ट की 2 लाइन पढ़ो। इन द सीरम देयर आर एंटी थायराइड एंटीबॉडी। तो एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ किस में दिखती हैं? हाशिमोटो थायराइडाइटिस में, उसी में होता है एंटी थायराइड एंटीबॉडी। तो सीधा इसका आंसर हो गया हाशिमोटो थायराइडाइटिस। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन का हम ऑप्शन जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है? हार्ट साउंड मफल्ड है, चाइल्ड हार्ट रेट इतना है, लीवर 5 सेंटीमीटर नीचे है, इनलार्ज हो रखा है, डायूरेसिस है, कम हो रखा, नेम द पैथोजेनेसिस। तो एडिमा क्यों डेवलप हुआ बच्चे में, ठीक है, तो इसका एडिमा बच्चे में क्यों डेवलप हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन एंड वीनस कंजेशन, ठीक है। क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन जो है उसमें 23 मई वाले में आता है, तो वहाँ पे एक उसका आंसर होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इसका आंसर यही दे रखा है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसे कैसे क्वेश्चन याद करने होते हैं। वैसे हम इसको ले एक्सप्लेनेशन में भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी कार्डियक डलनेस हो रखी है, ठीक है, वेट क्रैकल्स आ रहे हैं लंग्स में, मतलब कि उसका हार्ट से बाहर ब्लड फ्लो कम है, जबकि ब्लड एक पीछे की तरफ ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि अब बाहर अच्छे से ब्लड नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता जाएगा, फिर एट्रिया में ब्लड इकट्ठा होगा, एट्रिया से पल्मोनरी वेन में ब्लड इकट्ठा होगा, और पल्मोनरी वेन तो लंग्स में जाती है, तो लंग्स में भी थोड़ा बहुत ब्लड चला जाएगा, उसके वजह से पल्मोनरी एडीमा वगैरह डेवलप हो जाएगा, ऐसे कर करके। तो ये ब्लड वजह की है, और जब आगे ब्लड नहीं जा रहा तो मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है उसका, कम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड कार्डियक इजेक्शन फ्रैक्शन एंड वीनस कंजेशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला मैं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी ब्रिटल टूथ इनेमल जो है येलोइश कलर की दिखे, डेंटल जो है येलो ब्राउन कलर की दिखे, तो इसका एक ही आंसर होगा कि फ्लोरीन का अमाउंट जो है पानी में ज़्यादा है, तो हाई लेवल ऑफ फ्लोरीन इन वाटर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसके क्या हुआ है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है, RDS। तो जब भी किसी के RDS होता है बच्चे के, तो हम बच्चे को क्या देते हैं, हम ग्लूकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। क्यों देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स? हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इसलिए देते हैं ताकि बच्चे के जो है लंग्स जो है वो मैच्योर इनफ हो जाएं, ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले सके, ठीक है। तो मैच्योरेशन के लिए हम क्या दे देते हैं उसको, डेक्सामेथासोन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डेक्सामेथासोन। और ये बच्चा 32 वीक्स में पैदा हुआ है, मतलब इसके लंग्स अभी मैच्योर नहीं है। लंग्स जो है प्रॉपर मैच्योर 34 वीक्स में हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा 34 वीक्स से पहले ही डेवलप हो गया है, पहले ही बाहर आ गया है, तो इसका मतलब हम इसको क्या दे देंगे, हम इसको दे देंगे ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स दे देंगे, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स देंगे, स्टेरॉइड्स नहीं देंगे, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स देंगे। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोला गया है, उसका FSH और LH लेवल जो है वो लो है। क्वेश्चन में देखिए, द प्रोलैक्टिन इज 3 टाइम्स हायर देन द नॉर्मल लेवल। प्रोलैक्टिनेमिया है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया है, ठीक है। FSH और LH क्या है, वो नॉर्मल से भी कम है, तो FSH और LH की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। तो कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रेंज में है, तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे, हम मेडिसिन देंगे और उसको ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या देंगे, ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्योंकि वुमेन जो है इनफर्टाइल है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी आता है उसकी मेमोरी ग्लैंड से, तो हम इसको क्या देंगे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए, 22-year-old postpartum woman on the 12th day after the normal childbirth informs of fever up to 39 degrees Celsius for the last 3 days and pain in her right mammary gland. The right mammary gland is enlarged. उसकी right mammary gland क्या है, enlarged है, hot to touch है, टेंस है, हाइपरेमिक है, पेनफुल है। जब भी मेमोरी ग्लैंड में इन्फिल्ट्रेशन आते हैं ना, तो हम उसका मारते हैं इन्फिल्ट्रेशन ही ऑप्शन होता है, तो उसका आंसर होता है राइट साइडेड इन्फिल्ट्रेटिव पुरुलेंट मास्टाइटिस। क्यों भाई, क्योंकि उसमें पुरुलेंट हुआ होगा। देखो एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ो कि उसमें इन्फ्लामेशन चल रही है, पेनफुल है, हाइपरेमिया है, तो इस वजह से अगर क्वेश्चन में इन्फिल्ट्रेशन है तो आंसर में भी इन्फिल्ट्रेशन होगा। ये ऐसे याद कर सकते हो, क्वेश्चन में इन्फिल्ट्रेशन है तो आंसर में भी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन है। तो राइट साइडेड इन्फिल्ट्रेटिव पुरुलेंट मास्टाइटिस, ठीक है। अब अगला है ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है उसका ब्लड प्रेशर देखो कितना कम है, बहुत कम है, मतलब कि बंदा जो है वो शॉक में है आराम से। लेकिन आप देखो और क्या बोला गया है क्वेश्चन में, वो शॉक में क्यों गया,
वुमेन आफ्टर रैपिडली चेंजिंग हर पोजीशन, मतलब वो पहले हॉरिजॉन्टल में थी, फिर वो एकदम से खड़ी हो गई। तो जब वो एकदम से खड़ी हुई ना, तो उसका ब्लड जो है ना वो जो है नीचे की तरफ आया है ना, तो इस वजह उसके क्या हो गया, वो कोलैप्स कर गई। वो क्या करेगी, कोलैप्स। तो जब भी कोई बंदा बहुत देर से, काफ़ी देर से बैठा है और वो एकदम से खड़ा होकर चलने लगता है और वो चक्कर खा के गिर जाए, तो उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कोलैप्स। क्या बोलते हैं उसको, कोलैप्स। ठीक है, तो याद रखना है इसमें सिंपल ये स्टोरी थी, कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, कोलैप्स होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ कि अगर वुमेन की कंडीशन क्या है, वीकनेस है, स्वेलोइंग में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, ड्राई स्किन है, ब्रिटल हेयर है, ठीक है, स्किन और विजिबल म्यूकोस मेम्ब्रेन पेल है, हीमोग्लोबिन कम है, इरेथ्रोसाइट्स भी कम है, कलर इंडेक्स भी कम है, रेटिकुलोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल है, इयोसिनोफिल नॉर्मल है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ESR बढ़ा हुआ है, सीरम आयरन भी बढ़ा हुआ है। तो आयरन बढ़ा हुआ है और आयरन बढ़ा आयरन, तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें किसकी आयरन बढ़ा नहीं हुआ है, आयरन कम हो रखा है ना, तभी तो इसके ब्रिटल हेयर और नेल्स हैं। ठीक है, जब भी ब्रिटल हेयर और हेयर नेल लूज हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, और आयरन की वैल्यू दी होती है ना, तो उसका आंसर होता है आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। इसके क्या हो रखा है, आयरन डेफिशिएंट एनीमिया, तभी तो इसका कलर इंडेक्स। तो आयरन डेफिशिएंट एनीमिया में जो कलर इंडेक्स होता है ना, वो चेक करो, कलर इंडेक्स जो है लेस देन 0.8 होता है, तो यहाँ पे तो 0.6 है, इसका मतलब कम है, इसका मतलब इसके क्या है, आयरन डेफिशिएंट एनीमिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें मैंने ऑप्शन पढ़े, हाँ भाई ठीक है, रोमेटॉइड, डर्मेटोमायोसाइटिस, ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये तो डर्मेटोमायोसाइटिस जब होता है ना, तब उसमें क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज मसल बायोप्सी ये सब करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, इसमें बोला हो कि वोयलेंट साइनोटिक एरिथमा है आँखों के पास में, मतलब आँखों के पास में उसके एरिथीमा है, और नी जॉइंट्स पे भी वोयलेंट एरिथमा है, मतलब गोटरॉन पैप्यूल्स। तो ये दो फीचर जो है ना, गोटरॉन पैप्यूल्स एंड एरिथ्रिज्मा, ये किस में मिलते हैं, ये डर्मेटोमायोसाइटिस में मिलते हैं। तो अब डर्मेटोमायोसाइटिस के अपन ने कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। डर्मेटोमायोसाइटिस के एक था जिसमें क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज मिलता है क्वेश्चन में, तो हम उसका डर्मेटोमायोसाइटिस मारते हैं, मसल बायोप्सी करते हैं डर्मेटोमायोसाइटिस में। गोट्रॉन पैप्यूल्स और एरिथ्रिज्मा क्या होता है, आँखों के पास में वॉयलेट कलर का दिखना, आप फोटो गूगल करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आँखों के पास में एरिथ्रिज्मा दिखना, या फिर घुटनों पे गोट्रॉन पैप्यूल्स दिखना, तो ये सब किसके फीचर हैं, ये डर्मेटोमायोसाइटिस के फीचर्स हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, हैबर्डन्स और बोचर नोड्स, जैसे ये क्वेश्चन में पढ़ो ना, हैबर्डन्स एंड बोचर्स नोड, हैबर्डन जो है वो डिस्टल पे होता है ना, और ये बोचर्स नोड्स हैं ये प्रॉक्सिमल पे होता है। ठीक है, हाँ, तो जब हैबर्डन्स और बोचर नोड आए, ये ऑस्टियो आर्थराइटिस में, ये किस में होता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में। ठीक है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के डिफरेंस में हमें पता लगता है कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में हैबर्डन्स और बोचर नोड्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑस्टियो आर्थराइटिस नोडुलर फॉर्म क्या है, क्योंकि उसमें नोड्यूल्स भी होंगे क्वेश्चंस में। देखो अगर आप देख सकते हो तो क्वेश्चन में नोड्यूल्स भी मिलेंगे। ऑब्जेक्टिवली डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल जॉइंट्स फिंगर्स पे ये हैं, तो डिस्टल में ये है, प्रॉक्सिमल पे बोचर नोड्स है, मोबिलिटी लिमिटेड है, एक्सरे जॉइंट्स, नैरो स्पेस जॉइंट्स तो रोमेटॉइड में भी मिलती है और ऑस्टियो में भी मिलती है। ऑस्टियोफाइट्स मतलब मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस भी है, तो इसका मतलब नोडुलर फॉर्म ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा और मैंने देखा जब आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है ना, तो वो पल्स, क्योंकि आर्टरी जब हम मेज़र करते हैं किसी का हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, जो हार्ट रेट जब हम चेक करते हैं तो हार्ट रेट, तो जब हम हाथ पकड़ के चेक करते हैं तो हम पल्स चेक करते हैं, तो जब वो पल्स चेक करते हैं वो हम आर्टरीज़ की चेक करते हैं, क्योंकि जो आर्टरी से ब्लड फ्लो होता है ना, वो पल्सेटाइल ब्लड फ्लो होता है, आर्टरी से पल्सेटाइल ब्लड फ्लो। तो आर्टरी से ब्लड फ्लो कैसा होता है, पल्सेटाइल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में मैंने लास्ट दो लाइन पढ़ी, ब्राइट रेड ब्लड फ्लोज फ्रॉम डीप विद इन द वुंड इन अ पल्सिंग स्ट्रीम, तो ये ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, पल्सेटाइल फॉर्म में ब्लड निकल रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा होगा, ये आर्टरी से आ रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब आपको लास्ट की दो लाइन में आंसर मिल रहा है, पर और कन्फर्म करने के लिए आप ऊपर का पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, मैंने आपको बताया था इसमें फ्रंकल और कार्बंकल बताने हैं ना। फ्रंकल में मैंने कहा था 2-3 हेयर, 1-2 बाल। ठीक है, तो एक बाल, ठीक है, स्मॉल एक्यूमुलेशन ऑफ पस है,
ये पस विद अ ब्लैक डॉट इन द सेंटर। तो जब ब्लैक डॉट इन द सेंटर मतलब वहाँ से कोई बाल निकलने वाला होगा, पर वहाँ पे क्या हो रखी है, वहाँ पे पस हो रखी है, मतलब ये फुरंकल है क्योंकि सिर्फ एक ही बाल के पास है। अगर ऐसा बोलता एक बहुत सारे इन्फ्लामेशन चल रही है, साइनोसाइटिस चल रहे हैं, उनमें से साइनस के थ्रू से फ्लूड आ रहा है पुरुलेंट बहुत सारा, तो वो तो हमारा कार्बंकल। लेकिन ये क्या है हमारा फुरंकल। ठीक है, फुरंकल में सिर्फ एक बाल के पास से ही पस मिलती है। ठीक है, सॉरी मुझे हिकअप्स हो रही हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेफ्ट हैंड ऑफ अ न्यूबॉर्न इज एक्सटेंडेड इन ऑल इट्स जॉइंट। ठीक है, सब जगह से एक्सटेंडेड है। स्ट्रेच्ड अलोंग द टोर्सो, प्रोनेटेड इन द फोरआर्म, फोरआर्म में प्रोनेटेड है। एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट्स आर रिटेन्ड। हैंड क्या है, फ्लैट है, एट्रोफिड है, कोल्ड टू टच है, हैंग्स पैसिवली। ग्रेस्पिंग एंड पाल्मोमेंटल रिफ्लेक्स इज एब्सेंट। ग्रेस्पिंग मतलब पकड़ना, पाल्मोमेंटल मतलब हाथ का अपने मुंह तक लेके आना, मेंटल एरिया जो है ना अपनी ठोडी वहाँ तक लेके आना, ये पॉसिबल नहीं है, ये एब्सेंट है। मतलब कि पेरिफेरल मतलब कि जो डिस्टल पोर्शन है हाथ का वो काम नहीं कर रहा, वो अपने थोड़ी चिन तक नहीं आ पा रहा है ना, तो इसका डिस्टल पोर्शन जो है वो पैरालाइज हो रखा है। और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना, अगर इन्फीरियर और कंप्लीट ऑप्शन में है तो उसका आंसर हमेशा इन्फीरियर मिलेगा, लेकिन अगर इन्फीरियर, कंप्लीट और टोटल भी ऑप्शन में है ना तो उसका आंसर मिलेगा टोटल। ठीक है, टोटल ऑप्शन में होता है तो टोटल, और इन्फीरियर और कंप्लीट में इन्फीरियर आंसर होता है। ये मैंने एक ट्रिक बताई है आपको सोल्व करने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मैन है वर्क्स इन कास्टिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज। 12 साल से वो काम कर मेटल में, मतलब मेटल, जब भी मेटल में कोई काम करता है ना तो उसके हमेशा लेड की पॉइजनिंग मिलती है, लेड सोल्स की इंटॉक्सिकेशन मिलती है। ये भी मेटल में काम कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। पीरियोडिक हेल्थ एग्जामिनेशन, पेशेंट्स जो है एस्थेनो वेजिटेटिव सिंड्रोम है, एब्डोमिनल पेन है, कॉन्स्टिपेशन है, पेन हो रहा है हिपैटिक एरिया में। लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ यूरिन, एमिनोलेवुलिनिक एसिड एंड पोरफायरिन आर डिटेक्टेड। लेबोरेटरी रेटिकुलोसाइटोसिस है, हीमोग्लोबिन वगैरह कम है। तो किस चीज़ की वजह, तो जब भी हैवी मेटल्स में काम करे तो आंसर क्या होगा, लेड या लेड सोल्ट्स। ये हैवी मेटल्स में, हैवी मेटल्स या सिंपल मेटल्स में काम करे तो उसका आंसर क्या मारोगे, लेड या लेड सोल्ट्स मारोगे। ठीक है, अगर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड मारते हैं। ठीक है, और अगर कोक इंडस्ट्री में काम करता है या माइन में काम करता है तो उसका हम आंसर मारते हैं एंथ्राकोसिस। उसका आंसर क्या मारते हैं हम, एंथ्राकोसिस। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन 119 ऑन अल्ट्रासाउंड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या किया है, अल्ट्रासाउंड, उसमें क्या मिला है, हाइपो इकोजेनिक नोड मिला है 1.6 सेंटीमीटर का, ब्लड मार्जिन एंड इंट्रानोडुलर हाइपरवेस्कुलराइजेशन है। डॉक्टर को क्या मिला, डॉक्टर ने सोचा ये थायराइड कार्सिनोमा है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्सिनोमा है या नहीं, तो हम थायराइड ग्लैंड का FNAC कर देंगे। क्या कर देंगे, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी करके हम पता लगा लेंगे कि थायराइड ग्लैंड का कैंसर है या फिर नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, सेकेंडरी प्रिवेंटिव ड्रग्स फॉर अ पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन आफ्टर एन इस्केमिक स्ट्रोक कोज्ड बाय कार्डियक इम्बोलिज्म। तो कार्डियक इम्बोलाई की वजह से उसको फिब्रिलेशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसके इस्केमिक स्ट्रोक ना हो। तो इम्बोलाई क्या करता है, जिस भी ब्लड वेसल्स में जाएगा वहाँ पे फंस जाएगा और आगे का ब्लड फ्लो को हैम्पर कर देता है। तो इस ब्लड क्लोट ये वहाँ ना जा पाए। जब एट्रियल फिब्रिलेशन होता है तो बहुत सारे क्लोट होते हैं ना, इम्बोलाई होते हैं, वो इम्बोलस हो जाते हैं। मतलब वो अपनी जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने लगते हैं तो उसको इम्बोलाई बोल देते हैं, पर वो उस जगह पे तो थ्रोम्बस कहलाते हैं। तो हम इसको क्या देंगे, एंटी कोएगुलेंट्स देंगे ताकि वो थ्रोम्बस ना बन पाए। ठीक है, ताकि वो इम्बोलस ना हो पाए, तो एंटी कोएगुलेंट देंगे। और ये क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि ये जून के पेपर में भी आया था इस बार। अगला क्वेश्चन है, 17-year-old गर्ल हैज़ हाइट इतनी है, वेट इतना है, शी कंसिडर हरसेल्फ टू एक्सट्रीमली ओवरवेट। उसको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। लास्ट 2 साल से वो लो कैलोरी डाइट खाती है, वर्किंग एग्जॉशन टाइटली बाइंडिंग हर वेस्ट विद अ कोड, सी ऑफन सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिटिंग, कंप्लेंट्स ऑफ अनप्लेजेंट सेंसेशन इन हर इसोफेगस एंड एमेनोरिया। तो जब भी किसी को अनप्लेजेंट सेंसेशन होते हैं ना तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया बुलिमिया, उसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, क्योंकि उसको स्मेल आ रही है दूसरी। ठीक है, जब स्मेल वगैरह आते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम एनोरेक्सिया, कि उसको एनोरेक्सिया हो रहा है, स्मेल हो रहा है, वोमिटिंग की कोशिश कर रही है,
वगैरह वगैरह, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी का आंसर नहीं हुआ है अभी तक, और बुलिमिया और डिप्रेशन बिगिन है, तो एनोरेक्सिया इसका याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उसके रेस्पिबेरी रिजेम्बलिंग अब रेस्पिबेरी जेली, ये जब देखो रिकरेंट वॉमिटिंग विद ब्लड एंड स्टूल, थर्ड ऑफ हर लाइफ, मदर रिफ्यूज टू हैव लेट हर चाइल्ड रिसीव एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वो नहीं चाहती कि उसके इंजेक्शन लगे, तो कौन सा हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके देखो उसके भाई स्टूल में ब्लड क्यों आ रहा है, ठीक है, क्यों आ रहा है, या तो कोई हेमरेजिक दिक्कत हुई होगी, प्लेटलेट वगैरह किसी की कमी होगी, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो हम इसका APT चेक कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, तो हम इसका क्या चेक कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम इसका चेक करेंगे। अब देखो इसमें क्रेटिनिन दिया हुआ है, क्रेटिनिन से पहले क्या दिया हुआ है, यूरिया, मतलब उसके ब्लड में जो है यूरिया का अमाउंट बढ़ा हुआ है, मतलब उसकी किडनी फेल हो गई, तभी ये सब चीज़ें एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, ब्लड में एक्यूमुलेट हो, तो इसके क्या होगा, यूरिया बढ़ गया, यूरिया क्या है, अमोनिया की स्मेल आ रही है माउथ में, तो यूरिया से यूरिक कोमा होगा। इसको आप इसकी जगह ना आप ये भी देख सको भाई, हमने क्रेटिनिन बढ़ा हुआ था तो रीनल फेलियर क्यों नहीं मारा, है ना। तो पहले क्या दिया हुआ है, आप ब्लड ग्लूकोज चेक करोगे तो उसमें पहले क्या दिया हुआ है, यूरिया या क्रेटिनिन, तो पहले यूरिया दिया हुआ है, तो इसका क्या मारोगे, यूरेमिक कोमा हो गया, क्योंकि उसके मुंह से जो है वो स्मेल आ रही है अमोनिया की, और यूरिया ही अमोनिया में जाके कन्वर्ट होता है, तो इस वजह से इसके किस चीज़ का कोमा लगा है, यूरिक का, तो इसका आंसर है यूरेमिक कोमा। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इसका आंसर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब इसमें कंपेयर की गई होंगी। इट वॉज डिटरमाइंड दैट द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट इन ईच स्ट्रक्चर इन डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एज स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, तो कौन सा मेथड अलाउ करेगा कि जो मर गए उनके डाटा को कलेक्शन करने के लिए, तो अलग अलग, दो फैक्टर नहीं है, बहुत सारी सिटीज़ होती है ना, तो इसके हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन मेथड। क्या यूज़ करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसका आंसर है 25 ईयर ओल्ड मैन सफ़र कर रहा है डिजीज, फीवर है, वेजिकुलर रैश है, और वो भी 10th डे पे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। फीवर और वेजिकुलर रैश कौन से डे अपीयर हुए, 10th डे पे, ट्रंक पे, स्कैल्प पे एटैक्सिया हो रहा है, हेडेक हो रही है, डिसकोऑर्डिनेशन मूवमेंट का हो रहा है, लिम्ब में ट्रेमर्स आ रहे हैं, इंसेफेलाइटिस से भी हो रहा है, तो इसका हो जाएगा चिकन पॉक्स। इसका क्या होगा, वेरिसेला जुस्टर इसके इन्फेक्शन है, ठीक है, वेरिसेला जुस्टर जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स, ठीक है। अब इसमें जो है ये पूरा पर्सन था कि ये जब भी कॉपी पे पेन लिखने की कोशिश करते हैं तो इसके ट्रेमर्स आ जाते हैं, मतलब इसके हाथ में जो है स्पाज्म हो जाता है हाथ, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लैक बोर्ड पे लिखता है या टाइप करता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये इमोशनली स्ट्रेस में होता है और तब ये लिखने की कोशिश करता है तो इसके हाथ में इससे लिखा नहीं जाता, तो लेकिन ब्लैक बोर्ड पे तो ये बिल्कुल सही से लिख लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, राइटर्स क्रैम्प, इसको क्या बोलते हैं हम, राइटर्स क्रैम्प, ठीक है। ये क्वेश्चन याद कर लेना आप लोग। देखो टीचर है, आफ्टर एन इमोशनल स्ट्रेस डेवलप पेनफुल मसल स्पाज्म इन हिज राइट हैंड, ठीक है। मसल स्पाज्म, जैसे वो इमोशनल हुआ उसके मसल्स में स्पाज्म आया हाथ की में, और लिखते टाइम, तो लिखते टाइम हुआ है मतलब राइटर स्पाज्म हो गया इसके, ठीक है। अगला इसमें क्या बोला है, सर्टेन रीजन एंड इंक्रीज इन कार्डियोवैस्कुलर मोर्बिडिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द पॉपुलेशन, फैमिली डॉक्टर जनरल प्रैक्टिशनर प्लान्स टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अगेंस्ट वो जो है वो मेजर्स प्रिवेंशन के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, तो क्या क्लासीफाई करेंगे उनको प्राइमरी वन से, तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो डिजीज़ से प्रिवेंशन होता है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी क्या होता है कि उनके ही रिस्क फैक्टर को कम कर दो जिससे वो डिजीज़ ना हो जाए, जो प्राइमरी रिस्क फैक्टर होते हैं उनको कम कर दो, तो प्राइमरी वंस में क्या आएंगे, मॉडिफाइड द रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, और सेकेंडरी जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के, ठीक है, डिजीज के खिलाफ जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें, तो यहाँ क्वेश्चन में प्राइमरी पूछा था तो प्राइमरी में हम रिस्क फैक्टर को कम कर देंगे, ठीक है। क्रोन्स डिजीज सस्पेक्ट हुई है, व्हाट एग्जामिनेशन इज नेसेसरी, तो क्रोन्स डिजीज के एग्जामिनेशन के लिए, क्रोन्स किस में होती है भाई, इंटेस्टाइन में होती है, इलियोसिकल जंक्शन के पास मोस्टली होती है, ठीक है, सिकम रेक्टम स्पेयर है, तो हम कोलोनोस्कोपी करके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कोरोन डिजीज़ के डायग्नोसिस के लिए हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लड क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, और पढ़ो, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल दिया हुआ है, देखते हैं भाई,
इसमें दिया है प्रोटीन यूरिया। तो प्रोटीन यूरिया क्या है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल प्रोटीन, अगर प्रोटीन जो है मोर देन 3.5 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा आता है तो हम उसको नेफ्रोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने इसका नेफ्रोटिक आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद अब देखो नेफ्रोटिक किसके कितने ऑप्शन है, नेफ्रोटिक का एक ऑप्शन है, ठीक है। अब अमाइलोइडोसिस दिया हुआ है। अमाइलोइडोसिस क्या होता है कि जब किसी एक जगह क्रोनिक डिजीज़ हो जाए बहुत सालों से, ठीक है, तो उसको वहाँ पे अमाइलोइडोसिस होने लग जाता है, ठीक है। अब पढ़ो, 58-year-old man complains of weakness, edema of the face, legs and lumbar region, dyspnea or awet cough. For many years he has been suffering from chronic obstructive pulmonary disease. उसके क्या हो रहा है, उसके 5 साल से, कुछ बहुत सालों से, फॉर मैनी ईयर्स उसके क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है। तो लॉन्ग हिस्ट्री दे दी, मतलब उसके एमाइलोइडोसिस हो गया होगा, सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 130। इसमें क्या बोला है कि परकशन में क्या डिटेक्ट हो रहा है, डल साउंड आ रहा है। जब परकशन में डल साउंड होता है तो इसका मतलब उसके पेशेंट के क्या है, निमोनिया है, ठीक है। जब पेशेंट के निमोनिया होता है तो और पढ़ो। A 35-year-old woman had acute onset of the disease that started with fever. इतने हैं, कफ हो रही है, 3 दिन बाद उसके डिस्निया आ रहा है रेस्ट पे, इंक्रीज अप टू 35 per minute डाउनवर्ड फ्रॉम हर राइट शोल्डर ब्लेड एंगल. Percussion detects a dull sound, no vocal phlegmatus, respiratory sounds नॉट बी ऑस्कल्टेटेड. तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो हम इसका प्लूरल टैप करेंगे, ठीक है। क्यों करा प्लूरल टैप, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी साउंड्स आ ही नहीं रहे, उसके हमें सुना ही नहीं दे रहा। निमोनिया में रेस्पिरेटरी साउंड्स तो आते ही हैं पर इसके राइट साइड में कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रहा, मतलब इसके न्यूमोथोरैक्स वगैरह कुछ हो गया होगा। तो हम प्लूरल टैप करके इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है क्रिएटोरिया, मेलोरिया ये सब हो रहा है, मतलब कि इसके पैनक्रियाज का हो रहा है। और जब स्टिएटोरिया, क्रिएटोरिया क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है ना, और फाउल स्मेलिंग फीसिस आ रहा है ना, बहुत गंदी स्मेल आ रही है फीसिस में से, तो मतलब इसके माल अब्जॉर्प्शन हुआ होगा, तभी तो स्टिएटोरिया, क्रिएटोरिया और अमाइलोरिया आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उसकी हिस्ट्री है एटोपिक डर्मेटाइटिस की, ब्रोंकियल अस्थमा की। तो अब ये एक ट्राइड होता है जिसमें लिखा होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा और एक जगह होता है एलर्जिक राइनाइटिस। तो ये ट्राइड होता है। तो इसमें से कौन सा ट्राइड गायब था, एटोपिक डर्मेटाइटिस दिया हुआ है, ब्रोंकियल अस्थमा दिया हुआ है, बचा एलर्जिक राइनाइटिस। बाकी अपन आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। उसके स्टफी नोज है, दीज साइंस अकर इन द चाइल्ड, स्प्रिंग और ऑटम में ही होता है, स्टफी नोज फील होने लग जाता है, ऐसा लगता है उसको जुकाम सा हो रहा है, ठीक है। और स्प्रिंग के मौसम में और ऑटम के मौसम में मतलब उसको एलर्जी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलर्जिक राइनाइटिस। अगला क्वेश्चन, बेंज जोन्स प्रोटीन जो है, ये इसको जब भी हम देखते हैं कि हाँ भाई यूरिन में बेंज जोन्स प्रोटीन आ रही है तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि भाई इसके मल्टीपल माइलोमा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। बेंज जोन्स प्रोटीन दिखी, मल्टीपल माइलोमा। अगला क्वेश्चन, सेकेंडरी डिजीज प्रिवेंशन। सेकेंडरी डिजीज के लिए कॉम्प्लिकेशन को कम करने होता है, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कॉम्प्लिकेशन, तो आ गया ना यहाँ पे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सेकेंडरी के लिए कॉम्प्लिकेशन कम कर दो, प्राइमरी के लिए रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एक्सरे किया उसके जॉइंट का कैसा मिलेगा। तो जब भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है और एक्सरे करते हैं तो जॉइंट स्पेस नैरो दिखती है और उसीरेशन दिखते हैं, तो नैरोइंग ऑफ द जॉइंट स्पेस और बोन लीजन्स दिखते हैं, ठीक है। ये किसकी फाइंडिंग्स होती है, ये एक्सरे पे होता है। एक्सरे पे तुम्हें ऑस्टियोस्क्लेरोसिस वगैरह थोड़ी ना दिखेगा, एक्सरे पे क्या दिखेगा, जॉइंट स्पेस कम हो गई है और बोन्स के ऊपर लीजन्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शार्प टी वेव दिख रही है, टी वेव कब इंक्रीज होती है। तो जो ईसीजी में टी वेव है वो हाइपर कलेमिया के टाइम इंक्रीज होती है, जब पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है तब टी वेव बढ़ती है, और टी वेव घटती कब है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे टी वेव क्या है, शार्प टी वेव है, इसका मतलब हाइपर कलेमिया हो गया। हाइपर कलेमिया होता है तो ब्रेडिकार्डिया भी होता है, तो क्वेश्चन में ब्रेडिकार्डिया भी दिया हुआ है, देखो हीरा, ठीक है। ठीक है, डीपोलराइजेशन करता है बेसिकली कलेमिया, रीपोलराइजेशन करता है पोटेशियम, और जब पोटेशियम बड़ा होता है तो रीपोलराइजेशन, पोटेशियम कम होता है तो सोडियम बड़ा होता है, मतलब डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, इसमें बोला हुआ है पीरियोडिकली क्रैम्प्स हो रहे हैं गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स में, अकर्स एट नाइट, जो कि रात को होते हैं। सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन 5 साल से, ठीक है।
सिंस द मोमेंट व्हेन दिस साइंस फर्स्ट अपियर हर कंडीशन रिमेन्स अनट्रीटेड ऑल दिस टाइम, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ठीक है। तो गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स में हर कंडीशन हैज़ बीन रिमेनिंग अनट्रीटेड ऑन द मेडिकल सर्फेस ऑफ द लेफ्ट शिन एंड थाई देर आर डेंस सबक्यूटेनियस वेरिकोज वेन, उसके वेरिकोज वेन है। तो वेरिकोज वेन जब होती है मतलब कि उसके सबक्यूटेनियस वेरिकोज वेन है लेफ्ट लेग में, ठीक है। इन्होंने खुद ही बोल दिया वेरिकोज वेन है, तो आंसर में भी क्या मारेंगे हम, वेरिकोज वेन ही मारेंगे। कई बार क्वेश्चन के आंसर में ही आंसर छिपा होता है, तो हमें ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब इसमें बोला है यूट्राइन जो बच्चा है उसका यूट्रस कहाँ पे पाल्पेट हो रहा है, नेवल पे, ठीक है। तो याद रखो जैसे कि ये हमारा वो है, ठीक है, यहाँ हमारा स्टर्नम है, ठीक है। तो ये 3 मंथ होता है, फिर 4 मंथ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो लेवल पे होता है ना वो 6th मंथ पे होता है, मतलब 24 वीक्स पे, 6 मंथ यानी कि 24 वीक्स पे। यहाँ 20 वीक्स पे होता है और यहाँ पे 3 मंथ्स पे, मतलब 4 3 जा 12 वीक्स पे। तो यहाँ 12 वीक्स पे, यहाँ 20 वीक्स पे, फिर 24 वीक्स पे जाता है, फिर उसके बीच में आता है, फिर ऊपर यहाँ तक चला जाता है, फिर यहाँ 2 महीने रहता है और 9th मंथ पे वापस यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो एट द लेवल ऑफ नेवल पे कब हुआ, 6 महीने, 6 महीने मतलब 6 4 जा 24 वीक्स, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, परकशन में कैसा साउंड आ रहा है, डल साउंड आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्कैपुला, कोई रेस्पिरेशन नहीं आ रही, मतलब इसके फिर से क्या हो गया, इसके फिर से सांस नहीं आ रही है, तो इसको फिर से पेरिकार्डियोसेंटेसिस करना पड़ेगा, निमोथोरेक्स वगैरह हो गया होगा या फिर इसके हाइड्रोथोरेक्स वगैरह हो गया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो, स्टूडेंट वॉज अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज ड्यू टू मार्क्ड डिस्निया एंड चेस्ट पेन ऑन द लेफ्ट, हर बॉडी टेम्परेचर इतना है, सी हैज़ बीन प्रेजेंटिंग विद दीज साइंस 3 दिन से है, रेस्पिरेटरी इज ना परकशन, नो रेस्पिरेशन अस्कल्टेटेड, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर डिस्प्लेस्ड हो चुका है, एम्ब्रियोकार्डिया हो रहा है, पाल्पेशन ऑफ राइट सबकोस्टल एरिया पेनफुल है। तो क्या करेंगे हम, जल्दी से जल्दी उसका क्या करेंगे, थोरैकोसेंटेसिस कर देंगे, क्योंकि उसको एक साइड का चेस्ट है ना वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मतलब वहाँ पे फ्लूइड वगैरह एक्यूमुलेट हो गया होगा, ठीक है। तो उसको हम थोरैकोसेंटेसिस कर देंगे और फ्लूइड को निकाल लेंगे, ठीक है, अर्जेंट थोरैकोसेंटेसिस। जहाँ भी मोस्टली अर्जेंट थोरैकोसेंटेसिस है वहाँ पे आंसर अर्जेंट थोरैकोसेंटेसिस ही होता है, ठीक है, याद रखना आप। लेड पाइप साइन, तो ये एक करेक्टर फाइंड है, मतलब लेड पाइप साइन किस में दिखता है, लेड पाइप साइन दिखता है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और कोबल स्टोन किस में दिखता है, कोबल स्टोन आई क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो कोबल स्टोन क्रॉन्स डिजीज में दिखता है, अल्सरेटिव डिफेक्ट में दिखता है लेड पाइप साइन, ठीक है। तो उसका आंसर अल्सरेटिव कोलाइटिस मानना है। अब अगला क्वेश्चन, उसमें मेटेलिक ओवरटोन है, साउंड्स ऑफ स्प्लैशिंग एंड ड्रिपिंग है। तो साउंड्स कैसे हैं, स्प्लैशिंग और ड्रिपिंग के हैं। टंग ड्राई है, ब्राउन है, अब्डोमन जो है सिमेट्रिकली डिस्टेंडेड है, सॉफ्ट है, पेनफुल है, परकशन रिवल्स टिम्पेनाइटिस है विद और इसमें क्या हुआ है, उसके वोमिटिंग रिपीटेड आ रही है, स्टैग्नेंट बाउल कंटेंट, अब्डोमन डिस्टेंस है, फ्लैटुलेंस है, मतलब फ्लैटुलेंस मीन्स गैस भरी हुई है पेट के अंदर। तो पेट में भाई गैस क्यों आ गई, क्यों आई इंटेस्टाइन में गैस, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तभी स्प्लैशिंग और फ्लैटुलेंस और ड्रिपिंग हो रही है, ठीक है। 42 क्वेश्चन, द ऑनसेट ऑफ द डिजीज वॉज एसोसिएटेड विद द टेम्परेचर इतना है, सिंगल बाउट ऑफ वोमिटिंग आ रही है एंड वोटरी डायरिया आ रहा है अप टू 5 टाइम्स पर डे, ठीक है। ड्यूरिंग सेकेंड डे वोमिटिंग अकर ट्वाइस, बॉडी टेम्परेचर इतना है, चाइल्ड हैज़ लो एपेटाइट, वोटरी डायरिया कंटिन्यूज, द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड शुड स्टार्ट विद द फॉलोइंग। तो हम क्या देंगे, जब किसी पेशेंट के डायरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको ओरल रिहाइड्रेशन करते हैं, ओरली रिहाइड्रेटेड करते हैं। तो इसमें भी क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरिटोनियल इरिटेशन प्रेजेंट है, मतलब पेरिटोनाइटिस हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेल्वी पेरिटोनाइटिस। ब्लूमबर्ग साइन लिखा होता है कई बार इसकी जगह ब्लूमबर्ग साइन, तो ब्लूमबर्ग साइन भी क्या होता है, पेरिटोनियल इरिटेशन, मतलब पेरिटोनियम में फ्लूइड चला गया है, मतलब पेल्वी पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें माइक्रोस्पेरोसाइटोसिस है। तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोस्पेरोसाइटोसिस किस में मिलती है, ये मिलता है आयरन डेफिशिएंसी में, ठीक है। और अब देखो आयरन डेफिशिएंसी का कोई ऑप्शन नहीं था, अब मैंने इसमें ऑप्शन देखा, स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन ट्रांसप्लांट वगैरह वगैरह दे रखे हैं। कलर इंडेक्स 1 है, ठीक है। टोटल बिलिरुबिन इतना है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इतना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसके स्प्लीन जो है वो इनलार्ज्ड हो गया, मतलब इसके स्प्लीन में दिक्कत है, स्प्लीन में ही मैक्रोफेजिस ने क्या किया,
कि आरबीसी को खा खा के या फिर दिक्कत हुई है जिसकी वजह से उसके माइक्रोस्फेरोसाइटोसिस है। माइक्रोस्फेरोसाइटो मतलब छोटी आरबीसीज है, ठीक है। तो हम इसका क्या कर देंगे, स्प्लेनेक्टमी कर देंगे तो ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। इसमें लिम्फोब्लास्ट कितने सारे हैं, ठीक है। जब ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो, है ना, ब्लास्ट ज़्यादा हो तो उसका आंसर होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो एक्यूट ल्यूकेमिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। एचएसपी में 3 कंडीशन मिलेंगी, जीआईटी, किडनी और जॉइंट्स। जीआईटी, किडनी और जॉइंट्स तो मानना होता है हेमोरेजिक इंसेफेलाइटिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस किसके में आंसर होगा, जब इन्फेक्शियस लिम्फोसाइट्स तो जो है लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट होता है ना, तो अब आंसर क्या होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ 16-year-old पेशेंट हैज़ मेड एन अपॉइंटमेंट विद एन ओटोलैरिंग। वो ENT के पास गया है, कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, सोर थ्रोट, डिजीज ऑनसेट 2 days ago था। आफ्टर द पेशेंट आया एट 2 पोर्शन ऑफ आइसक्रीम। जब उसने 2 पोर्शन आइसक्रीम के खाए तो उसको एलर्जी हो गई। हाँ नहीं, तो 2 पोर्शन उसने आइसक्रीम के खाए हैं, उसके बाद उसको फीवर और गले में खराश हो गई। भाई ज़्यादा ठंडा खा लिया, तो जब ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं ना तो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। लेकिन कौन से टाइप का टॉन्सिलाइटिस, लैक्यूनर टॉन्सिलाइटिस। तो अब इसमें देखो, हाइपरेमिक म्यूकोसा ऑफ द पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल्स का क्या हो रखा है, हाइपरेमिक हो रखा है म्यूकोसा पैलेटाइन टॉन्सिल्स विद पुरुलेंट एक्सुडेट इन द लैक्यूनी। लैक्यूनी में पुरुलेंट एक्सुडेट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्यूनर टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। ये याद कर लेना, ये भी आया था जून पेपर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, उसके क्या है, निमोसिस्टिस निमोनिया है, ठीक है। तो हम याद करते हैं ना, निमोसिस्टिस निमोनिया में क्या देंगे हम, कोट्राइमोक्साजोल देंगे हम, ठीक है। तो ये वाली ड्रग, जितनी भी ये ड्रग होती है ना ड्रग, ठीक है, ये आपको सारी याद करनी है क्योंकि ये सारी क्वेश्चंस में आई हैं। तो याद कर लो, न्यूमोसिस्टिस निमोनिया में कौन सी ड्रग देंगे, हम देंगे कोट्राइमोक्साजोल, ठीक है। प्रसाद किसका लेते हैं हम, जिंक का। तो इसको ऐसे याद कर लो, प्रसाद जिंक का देते हैं। प्रसाद किसका देते हैं, जिंक का, ठीक है। प्रसाद जिंक का देते हैं। और एक का आंसर था जिसमें था सेलेनियम, उसका आंसर था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बता दूंगी। प्रसाद किसका देते हैं हम, जिंक का। तो प्रसाद सिंड्रोम में क्या, किसकी डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें देखो, उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, कोल्ड सीजन है, हेयर टेम्परेचर लो है, पॉपुलेशन रीजन फील्स एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो कौन से टाइप की हीट ट्रांसफ़र होगी। तो इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र करने का कंडीशन होती है कन्वेक्शन। किससे होगी, कन्वेक्शन से। क्रोक 2 में सबका आंसर कन्वेक्शन है, किसी का आंसर भी कंडक्शन, इवेपोरेशन, रेडिएशन नहीं है। तो आप अच्छे से याद कर लो कि क्रोक 2 के सारे क्वेश्चंस का आंसर जब भी ये पूछा जाए तो कन्वेक्शन ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन दैट कैन बी पाल्पेटेड इन द किडनी। किडनी में ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन हो रही है ऑन द एरिया लेफ्ट साइड में, डल पेन है लेफ्ट साइड में, डिस्चार्ज आ रहा है ब्राइट, यहाँ पे ब्राइट रेड होगा, ब्राइट रेड ब्लड का ड्यूरिंग यूरिनेशन में। पेशेंट हैज़ लॉस्ट वेट भी लॉस किया है उसने। स्किन पेल है, ड्राई है, इलास्टिक फॉर्मेशन। तो जब वेट लॉस देखो ना तो रीनल कैंसर लाइक दिखता है, और क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन, तो आंसर भी क्या होगा, रीनल कैंसर होगा। तो कैंसर है, लेकिन किस साइड का, लेफ्ट किडनी थी तो लेफ्ट किडनी ही होगी, तो ट्यूमर ऑफ द लेफ्ट किडनी। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 24 जैन 2023 का पूरा क्वेश्चन पेपर करा दिया है। अब मैं अगला क्वेश्चन 23 मई का लेके आऊँगी। आप कमेंट